गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास चैप्टर 4 रनिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमने प्रीवियस क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया था और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट है, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन में आपके सिलेबस में दे रखा है। तो कल की क्लास में हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड, बच्चों ध्यान से देखिए। बर्थ कंट्रोल मेथड्स के जो टाइप्स हैं वो मैं पहले लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो इसमें फर्स्ट है टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड, ठीक है। सेकंड है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड, ठीक है। एंड थर्ड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। बर्थ कंट्रोल के जितने भी मेथड्स हैं बच्चों, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। टेम्पररी मेथड, परमानेंट मेथड एंड मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक एक करके पढ़ेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था टेम्पररी मेथड। ठीक है। टेम्पररी मेथड्स में बच्चों सबसे पहले कल हमने स्टार्ट किए थे नेचुरल मेथड, जो हम कर चुके हैं। ठीक है। नेचुरल मेथड्स में मैंने आपको सेफ पीरियड या रिदम मेथड के बारे में बताया, कोइटस इंटरप्टस के बारे में बताया आपको, एंड लैक्टेशनल एमनोरेया के बारे में बताया। ठीक है। सेकंड हम लेते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड्स इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि किसी तरीके से एक बैरियर क्रिएट किया जाए जिससे जो स्पर्म्स हैं वो ओव्यूम तक पहुंच ही ना पाए। ध्यान से सुनना, बैरियर मेथड का यहाँ पर मीन ये है कि किसी तरीके से ऐसे बैरियर क्रिएट किए जाएं जो ताकि जो स्पर्म्स हैं वो पहुंच ही ना पाए ओव्यूम तक। ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बैरियर मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बैरियर मेथड में लेते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मीन जैसे कि स्पर्मिसाइड। ध्यान से देखना बच्चों, केमिकल मीन्स या स्पर्मिसाइड के अंदर क्या होता है कि मार्केट में कुछ ऐसी जेली, कुछ ऐसी क्रीम, कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जिनको फीमेल्स अपने वेजाइना में लगा सकती है। ठीक है। एंड वो स्पर्मिसाइडल होती है। वो क्या होती है? स्पर्मिसाइडल होती है। स्पर्मिसाइडल का मतलब होता है स्पर्म किलिंग होती है। ठीक है। तो जो फीमेल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इन केमिकल को या इन जेली को या इन क्रीम को अपने वेजाइना में लगा लेती है, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म वहां डिपॉजिट हो जाते हैं बाय द वे, तो उन स्पर्मिसाइडल केमिकल्स के द्वारा वो किल हो जाते हैं, यानी कि जो स्पर्म्स है वो किल हो जाते हैं और प्रेगनेंसी से बचा रहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया केमिकल मीन्स का पार्ट। सेकेंड हम लेते हैं कॉन्डोम। ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं डायफ्राम। नेक्स्ट अपन लेते हैं सर्विकल कैप।
और नेक्स्ट हम लेते हैं वोल्ट। ठीक है, बच्चों ध्यान से देखिए, बैरियर मेथड्स में सेकंड मेथड है कॉन्डोम। बच्चों जो कॉन्डोम है ये प्लास्टिक या लेटेक्स की चीज के, लेटेक्स के बने होते हैं और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आते हैं। तो जो मेल है वो अपने पेनिस पर इनको पहन सकते हैं, लगा सकते हैं, और फीमेल जो है वो अपने वेजाइना में इनको लगा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा करने से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो सीमन रिलीज होता है, जो स्पर्म रिलीज होते हैं, वो फिर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते और ओव्यूम तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। उस ब्रांड का नाम है निरोध। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम डायफ्राम। बच्चों जो डायफ्राम है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। वोल्ट में और डायग्राम में फर्क, डायफ्राम में फर्क है कि वोल्ट थोड़ा सा साइज छोटा होता है, मून जैसा, हाफ मून जैसा होता है। डायफ्राम थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। ये जो डायफ्राम है फीमेल, ये प्लास्टिक के या लेटेक्स की चीज के बने होते हैं और इनको, अच्छा, जो कॉन्डोम्स हैं उनको रीयूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जो डायफ्राम्स है या सर्विकल कैप है या वोल्ट है, इनको रीयूज किया जा सकता है और इनके ऊपर स्पर्मिसाइडल जो केमिकल है वो लगा दिया जाता है। और जो स्पेशली फीमेल्स के लिए आते हैं, तो फीमेल्स इनको अपने वेजाइना में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये, और इनमें स्पर्मिसाइडल केमिकल भी होता है जिससे स्पर्म किल हो जाते हैं और एक बैरियर बैरियर क्रिएट हो जाता है, आगे यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब तक जो स्पर्म है वो नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट लेते हैं सर्विकल कैप। जो सर्विकल कैप है बच्चों, ये फीमेल अपने सर्विक्स में फिट कर सकती है, लगा सकती है, और इन पर भी स्पर्मिसाइडल केमिकल या क्रीम लगी होती है या लगाई जाती है जिससे स्पर्म किल हो जाए और आगे मूव ना कर पाए। वोल्ट्स वोल्ट्स हाफ मून शेप्ड होते हैं, ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं और इनके ऊपर भी स्पर्मिसाइडल क्रीम या केमिकल लगा होता है और ये भी फीमेल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेथड्स है, बैरियर मेथड्स, जो स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ, ये बैरियर मेथड हो गया। और थर्ड हम लेते हैं इसमें इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा
बच्चों ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इनको इन शॉर्ट आईयूडीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईयूडीज कहते हैं। और ये 3 से 5 साल तक के लिए लगाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो बेरियर मेथड जो मैंने बताया आपको, ये जो है सेल्फ यूज्ड होते हैं। मतलब जो यूज करने वाला यूजर है वो खुद इंसर्ट कर सकता है अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। तो ये एक प्राइवेसी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसमें किसी डॉक्टर या किसी कंसल्टेंट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो आईयूडी है, आईयूडी डॉक्टर्स की हेल्प के द्वारा या नर्सेज की हेल्प के द्वारा लगवाई जाती है। और ये 3 से 5 साल तक के लिए सेफ्टी देती है, प्रेगनेंसी से बचने की, और कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराती है। इनके एग्जांपल है कॉपर टी या मल्टीलोड। जैसे कि कॉपर टी जो है मेटेलिक होती है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों। तो इनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, और ये मेटेलिक होती है, और ये आयन रिलीज, जैसे कि कॉपर टी की बात करो तो कॉपर टी कॉपर आयन रिलीज करती है। कॉपर टी क्या करती है? कॉपर आयन रिलीज करते हैं। तो ये कॉपर आयन क्या करते हैं? स्पर्म के से रिएक्शन करते हैं, स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट से रिएक्शन करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, स्पर्म की एबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाता स्पर्म को। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज जो है फंक्शन करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का पार्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ है फिजियोलॉजिकल। बच्चों ध्यान से देखिए, फिजियोलॉजिकल मेथड, फिजियोलॉजिकल मेथड्स में मैं बात करूंगा ऑरल पिल्स की। ठीक है, ऑरल पिल्स। फिजियोलॉजिकल मेथड्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा हार्मोनल फॉर्मुलेशन दिया जाए फीमेल्स के अंदर, जिससे प्रेगनेंसी ना हो, कॉन्ट्रासेप्शन कंसेप्शन ना। कंसेप्शन कहते हैं गर्भ धारण को, और कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं गर्भ निरोधन को। ठीक है, तो ऑरल पिल्स, गोलियां, बाजार के अंदर बच्चों ऐसी पिल्स आती हैं जो फीमेल्स रेगुलर इंटरवल के बाद ले सकती हैं। और जैसे कि लगातार 21 डेज तक की भी आती हैं, फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान वो बंद हो जाती है, फिर वापस से उनको लेना होता है। ठीक है, या ऑल्टरनेट वीक वाइज भी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कि 2 बच्चों के बीच में गैप करने के लिए भी महिलाएं यूज करती हैं। ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, प्रेगनेंसी ना होने देने के लिए भी जो है महिलाएं यूज करती हैं। तो इनके अंदर जो कंसेप्ट होता है वो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का होता है। यहाँ पर बच्चों फीडबैक मैकेनिज्म जो आपने पढ़ी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, वो रोल प्ले करती है। तो इनमें प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का फॉर्मुलेशन होता है जो फीमेल्स लेती हैं। तो जब ब्लड में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जाता है तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, या जो फीमेल का कंट्रोल सिस्टम है, वो ये समझता है कि बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। तो उस कंडीशन में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये रिलीज नहीं होते। तो जब एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होते तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता, एग का रिलीज नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता। तो ओव्यूलेशन ना होने के कारण से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, ना के बराबर रह जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये दवाइयां काम करती हैं। एक फेमस ब्रांड है बच्चों मालाडी। मालाडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का फॉर्मुलेशन है। इसे हम कंबाइंड पिल्स भी कहते हैं। एक गवर्नमेंट का बहुत फेमस प्लान है बच्चों,
सॉरी गवर्नमेंट का ये काफी सालों तक नेशनल टीवी पर भी दिखाया गया था, सहेली। तो जो सहेली जो ब्रांड है, जो सहेली जो ब्रांड है, ये कॉन्ट्रासेप्शन की पिल्स हैं, ऑरल पिल्स हैं, जो CDRI, कहाँ पर डेवलप किया गया इनको? CDRI लखनऊ के अंदर। ठीक है बच्चों, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो CDRI लखनऊ के अंदर सहेली जो ब्रांड है उसको डेवलप किया गया था। तो बच्चों फिजियोलॉजिकल मेथड्स भी आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट जो है वो है इम्प्लांट। बच्चों ध्यान से देखिए, व्हाट आर द इम्प्लांट्स? इम्प्लांट्स क्या है? इम्प्लांट्स क्या है बच्चों? इम्प्लांट्स नीडल लाइक या मैचिस्टिक लाइक एकदम ये फाइन जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन का फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक यूज आती हैं। इनको अंडर द आर्म, ठीक है, एल्बो के ऊपर फीमेल्स में अंडर द आर्म इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, सर्जरी के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इनमें थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो रिलीज होता है ब्लड के अंदर, और इससे एक फीडबैक जाता है जिससे FSH रिलीज नहीं होता और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता और ओव्यूलेशन नहीं होता। तो 3 to 5 ईयर्स तक ये सेफ रखते हैं प्रेगनेंसी से, ठीक है, कंसेप्शन से। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इम्प्लांट्स कहते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मैचिस्टिक, माचिस की तीली जैसे या फाइन नीडल जैसे होते हैं, जिनको अंडर द आर्म, स्किन के नीचे एल्बो के ऊपर अंडर द आर्म इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, और रेगुलर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये हार्मोन को रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर, और एक फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा जो है ओव्यूलेशन रुक जाता है और कंसेप्शन नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मेथड्स मैंने जो अभी बताए हैं आपको, ये सेकंड बैरियर मेथड था, थर्ड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं, फोर्थ है फिजियोलॉजिकल मेथड जिसमें ओरल पिल्स को पढ़ा हमने, और फिफ्थ लेते हैं इम्प्लांट। ठीक है, अब बच्चों सेकंड जो अपन लेते हैं वो है परमानेंट मेथड, कि परमानेंटली कैसे अवॉइड किया जाए कॉन्सेप्शन को, गर्भ धारण को। परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड्स में जनरली क्या होता है कि ये इन मेथड्स को यूज करने के बाद में परमानेंटली पूरी लाइफ के लिए ही जो है प्रेगनेंसी से बचाव हो जाता है, कंसेप्शन से बचाव हो जाता है। तो इसमें दो मेथड हैं बच्चों, एक तो है वैसीटोमी, ठीक है, और एक है ट्यूबेक्टोमी। यस बच्चों, लुक एट द बोर्ड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परमानेंट मेथड। और कई फीमेल, आजकल तो मैक्सिमम फीमेल ये मेथड यूज करती हैं। 2 या 3 बच्चे जब हो जाते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बस हमें 2 ही बच्चे करने या 3 ही करने, तो फिर वो इनको कराते हैं। तो ये मेनली फीमेल ज्यादा कराती हैं, क्योंकि सारे जो जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो फीमेल ज्यादा निभाती हैं। तो पहले हम मेल के लिए देख लेते हैं, जिन्हें हम नसबंदी भी कहते हैं मेल के अंदर। वैसीटोमी, वैसीटोमी के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था, टेस्टिस से जो वास्ट डिफरेंस निकलती है, जो स्पर्म को ले जाती है यूरेथ्रा तक। तो उसमें एक छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, जिसके अंदर एक बहुत ही माइनर सा एनेस्थीसिया देकर जो वास्ट डिफरेंस है दोनों, उनको कट करके साइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैसीटोमी कहते हैं। हालांकि स्पर्म का प्रोडक्शन पूरी लाइफ चलता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो टेस्टिस में बनता है, उसके स्प्रेड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे भी विदाउट वास्ट डिफरेंस भी जो है स्प्रेड हो सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो वास्ट डिफरेंस
या को कट करके टाइड कर दिया जाता है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, वैसिटोमी कहते हैं, और इन हिंदी इसे हम नसबंदी भी कहते हैं। तो जनरली ये भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन समाज में फीमेल्स को ज्यादा ये ध्यान रखना होता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स को काट कर छोटे से ऑपरेशन के द्वारा उसको बांध दिया जाता है, टाइड कर दिया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो जो ऑव्यूम है उनका रिलीज तो होता है, प्रोडक्शन वो तो हमेशा होता रहता है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब का कट होने से वो आगे मूव नहीं कर पाते और ना ही वहां पर स्पर्म पहुंच पाते हैं। तो बच्चों ये दोनों ही जो ऑपरेशन हैं, छोटे से ऑपरेशन है, लोकल एनिस्थीसिया, बहुत ही माइनर एनिस्थीसिया देकर, और बहुत कोई ज्यादा इसमें घबराने वाली या कोई चीर फाड़ वाली चीज नहीं है, बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन होता है ये, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इससे मेल और फीमेल की सेक्सुअल लाइफ पर भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट मेथड जो ले रहे हैं, देखो टेम्परेरी मेथड हमने कर लिया, टेम्परेरी मेथड के बाद में हमने सेकंड किया है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में 2 मेथड कर लिए हमने। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो है एमटीपी। बच्चों ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट प्रोसेस है, मेथड है, वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे हम अबॉर्शन भी कहते हैं। बाय द वे बच्चों, अगर अनवांटेड जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए एमटीपी मेथड को यूज किया गया है। 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगली अलाउ कर दिया। अगर मान लो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, इससे माँ की जान को खतरा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है, तो उस कंडीशन में लीगली गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि एमटीपी करवाई जा सकती है, मेडिकली डॉक्टर्स की हेल्प के द्वारा अबॉर्शन करवाया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि गली खांचों में जो क्वैक्स जो होते हैं, झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, कम डिग्रीधारी जो होते हैं, जो अपने आप को नर्स या डॉक्टर कहते हैं, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको जो मेडिकल फील्ड ऐसा है कि अननॉलेज, बिना नॉलेज वाले व्यक्ति या कम नॉलेज वाले व्यक्ति इसमें करते हैं, तो इस काम को करते हैं तो जान को खतरा रहता है। तो ये तो हम सभी एजुकेटेड है, तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए कि कोई भी हेल्थ फैसिलिटी अगर हम ले रहे हैं तो ये हम जरूर जज करें कि जो डॉक्टर है या जो नर्स है उनको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। अगर मैं बीकानेर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं, तो नेचुरली बच्चों गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादा सेफ है किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि आज अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें पीबीएम की, तो वहां पर जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जो भी डॉक्टर्स है, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, और प्रैक्टिकली अगर देखें तो दिन में हजारों पेशेंट देखते हैं, रोजाना उनके पास में हजारों पेशेंट आते हैं, हजारों तरीके के डिफरेंट केसेस उनके सामने आते हैं, उनको वो डील करते हैं, उनको वो ट्रीट करते हैं, और वहां पर जो पैसा लगता है वो भी बहुत ही कम लगता है। ठीक है, ये अगर कई नई प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल जाती हैं तो नेचुरली वहां पर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है उनको रन करने के लिए।
तो वहां पर मेरी नजर में मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर इतना ट्रेंड स्टाफ नहीं होता जो नर्सिंग स्टाफ जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक है। और क्योंकि वो प्राइवेट है तो वो पैसा भी ज्यादा आपसे डिमांड करते हैं, तो बहुत जल्दी आपका एक बड़ा बिल बन जाता है। तो बेटर तो ये है कि आप एजुकेट हो गए हो, आपने 12th में आ गए हो, तो आप ध्यान रखें कि जब भी ऐसी कोई परिवार में दिक्कत आए, खाली मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी प्रकार की हेल्थ कॉम्प्लेक्सिटी अगर आती है अपने परिवार के किसी मेंबर को, तो एज ए एजुकेटेड पर्सन, एज ए एजुकेटेड आप व्यक्ति, आपको ये जज करना चाहिए कि कौन सी हॉस्पिटल बेटर है, कहाँ पर ज्यादा ट्रेंड स्टाफ है, किन के पास ज्यादा केसेस आते हैं, जिससे उनके पास नॉलेज का जो दायरा है वो भी बड़ा है उनका, तो बेटर ट्रीटमेंट दे पाएंगे, बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी इलाज महंगा नहीं होता, कभी भी इलाज महंगा नहीं होता, उसको महंगा कर दिया जाता है, हो जाता है, ठीक है ना। और कभी भी दवाइयाँ बहुत महंगी नहीं होती है, वो दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं अगर हम अवेयर नहीं रहे, तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ में, ठीक है बच्चों। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अपन को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आप एजुकेटेड है तो डे बाय डे आपको अपना नॉलेज का ग्राफ बढ़ाना चाहिए। किताबी ज्ञान के अलावा जो बिहेवियरल नॉलेज है, बाहर निकल के हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन बेटर है, कौन सही है, हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे लेते हैं बच्चों, तो एमटीपी को 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, लेकिन ये लीगली अलाउड है, इलीगली नहीं, क्योंकि कई हरियाणा में या कई जगहों पर क्या करते हैं, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, मतलब डिलीवरी से पहले बच्चे का सेक्स पता लगाया जाता है, और अगर गर्भ में लड़की है तो उसको किल कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, इसे हम कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। क्या कहते हैं इसे हम? फीमेल ओके। तो फीमेल कन्या भ्रूण हत्या के केसेस काफी देखने को मिले हैं, और यही कारण है कि हरियाणा के अंदर 836, मतलब पर 1000 पुरुषों के ऊपर, लड़कों के ऊपर सिर्फ 836 ही गर्ल्स हैं, ठीक है। और ये ग्राफ और भी कम है, दमन में, दीव में, वहां तो और भी जो है फीमेल का नंबर बहुत कम है। नहीं बच्चों, इक्वालिटी होनी चाहिए, जितने बॉयज इंपॉर्टेंट हैं उतनी ही समाज के अंदर गर्ल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही समाज में, सोसाइटी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बोथ आर द इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर फैमिली, ठीक है बच्चों। तो एमटीपी भी एक कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो ये भी हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है। ये तो मेथड्स हो गए बर्थ कंट्रोल के, ये इतने ही हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल के मेथड्स इतने ही हैं। इक्वालिटी इन सोसाइटी, बच्चों मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, और ये आपने समझा होगा कि जो फीटस है उसका जो सेक्स है, कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिपेंड करता है फादर के ऊपर, मेल के ऊपर। मेल का अगर वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म फ्यूज होता है ओव्यूम से, तो बॉय होगा, और एक्स क्रोमोसोम कैरिंग जो स्पर्म है वो अगर फ्यूज होता है ओव्यूम से, तो फीमेल होगी, गर्ल होगी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। पहले क्या है, फीमेल जो महिलाएं हैं, मदर्स हैं, उनको ब्लेम किया जाता था, अगर किसी के 2 3 4 लड़कियां हैं तो उनको ब्लेम किया जाता, ये बिल्कुल सही नहीं है। उनको टॉर्चर किया जाता, उन पर टॉन्ट कसे जाते, तो ये चीजें सही नहीं है। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है, और ये चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। मैं आपको बताऊं बच्चों, आपने साइना नेहवाल का नाम सुना होगा, तो उनके कोई भाई नहीं है, और वो हैं हरियाणा से, लेकिन बैंगलोर रहते हैं, और हैदराबाद और बैंगलोर में वहाँ वो अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज करते हैं, तो आज वर्ल्ड में नाम है, इंडिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सानिया मिर्जा है, वो 2 सिस्टर्स हैं, ये हैदराबाद के हैं, और आज वो वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो ये समाज में शो करते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो बॉयज हैं वो ही बहुत अच्छा कर पा रहे हैं या कर पाएंगे, गर्ल्स भी इक्वली पार्ट ले रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और हमारी स्टेट को, हमारी कंट्री को
रिप्रेजेंट कर रही हैं वर्ल्ड के लेवल पर, है ना बच्चों। और ये भी एक बहुत बड़ा ट्रुथ है कि आज के टाइम में जो गर्ल्स हैं वो ज्यादा केयरफुल हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। बॉयज तो क्या है कि मेरे आसपास भी एक दो ऐसी फैमिली हैं, तो जो उनके लड़के हैं वो पढ़ लिए, कोई जयपुर रहने लग गया, फिर कोई कनाडा चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, वहां वो आगे की स्टडी कर रहे हैं, माँ बाप बेचारे अकेले, ठीक है। तो बच्चों एजुकेशन का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के कहीं बाहर चले जाए, पीछे वो बेचारे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, इसका कोई ये मतलब। मैं उस व्यक्ति को ज्यादा सक्सेसफुल मानता हूँ जो वेल एजुकेट होने के बाद में अपने शहर में रहकर, अपने स्टेट में रहकर सर्विसेज करता है, जॉब करता है और अपने परिवार को भी इक्वली इंपॉर्टेंट देता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन उसकी जो रूट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जो पेड़ है उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, वो तब तक ही कायम है जब तक उसकी जड़ें मजबूत है, उनकी जड़ें जमीन के अंदर है, वो उनको बांधे रखती है। जिस दिन कोई पेड़ अपनी रूट को छोड़ देगा, उसकी शाखाएं नहीं बचेंगी, उनकी लीव्स नहीं बचेंगी। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हम सक्सेसफुल होने के बाद भी अपनी रूट्स को ना छोड़ें, अपनी जड़ों को ना छोड़ें, तभी हम बने रह सकते हैं, हमारे इथिक्स बने रह सकते हैं, हमारी जो सोच है वो बड़ी बनी रह सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना, जड़ों को, रूट्स को कभी नहीं छोड़ना है। और भी बेटर है कि अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं, हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, हम टीचर बन जाते हैं, तो हम अपने आसपास के समाज को, अपने देश को, अपने जिले को, अपने गांव को एजुकेट करें, शिक्षित करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो ये और भी हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा और हमारा जीवन उस दिन सफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना आपको। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, अपने देश को छोड़ के आप कहीं और चले जाओ, नहीं बच्चों। बेटर तो ये है कि आप अपने देश में रह के अपने देशवासियों की, अपने गांव के लोगों की, अपने परिवार के लोगों की हेल्प करो, तब आपकी उस सक्सेस का रियल मीनिंग है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इक्वालिटी होनी सोसाइटी में बहुत जरूरी है, क्योंकि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी। ओके बच्चों, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि बेटी जलाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। तो नेचुरली बच्चों, जब बेटियां ही नहीं होंगी, माएँ नहीं होंगी, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो उनका होना बहुत जरूरी है, इसलिए इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज।